नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वैश्विक शिपिंग का डीकार्बोनाइजेशन। मतलब ये कि जो बड़े बड़े समुद्री जहाज हैं, उनसे होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम कैसे किया जाए। हमारे पास एक स्रोत है, वैश्विक शिपिंग का डीकार्बोनाइजेशन क्यों और कैसे। इसी के आधार पर हम आज गहराई से बात करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि इतना ज़रूरी क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, और इसे हासिल करने के लिए क्या किया जा रहा है। आप सोचिए जरा, दुनिया का लगभग 80% से ज्यादा व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है, लेकिन यही जहाजरानी उद्योग दुनिया के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का करीब 3% हिस्सा भी पैदा करता है, और इसे अक्सर कम करने में मुश्किल वाला सेक्टर माना जाता है। जहाज सालों साल चलते हैं, दशकों तक, और खुले समुद्र में आप जानते हैं ईंधन भरने के विकल्प भी बहुत सीमित होते हैं। हाँ, और ये सिर्फ पर्यावरण का ही सवाल नहीं है। अगर हमें पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को पाना है तो इस उद्योग का डीकार्बोनाइजेशन बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। बिल्कुल। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस बदलाव को ड्राइव कर रही हैं? सबसे पहले तो हैं अंतर्राष्ट्रीय नियम। आईएमओ यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, उसने लक्ष्य रखा है कि 2050 तक उत्सर्जन को कम से कम आधा करना है। हाँ, 2008 के स्तर से आधा। और फिर लगभग 2050 तक इसे नेट जीरो पर ले जाना है। और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि यूरोपीय संघ का जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, EU ETS, वो 2024 से शिपिंग पर भी लागू हो गया है। सही कहा। और ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, बाजार का भी अपना दबाव है। आप देखिए, अमेज़न और IKEA जैसी बड़ी कंपनियां हैं, वो अब ग्रीन सप्लाई चेन की मांग कर रही हैं। हाँ, क्योंकि उनके ग्राहक चाहते हैं। बिल्कुल, ग्राहक और निवेशक भी ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, इस पर बहुत जोर है आजकल। अच्छा, तो ये तो हुई वजहें। अब आते हैं समाधानों पर। उपाय क्या हैं? क्या किया जा रहा है असल में? इसमें सबसे बड़ी बात तो है वैकल्पिक ईंधन की। हाँ बिल्कुल, इसमें ग्रीन मीथेनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे शून्य उत्सर्जन वाले ईंधन उभर रहे हैं। ये प्रमुख दावेदार हैं। ग्रीन मीथेनॉल और अमोनिया, इनके बारे में काफी चर्चा है। हाँ, क्योंकि शायद इन्हें मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करके इस्तेमाल किया जा सकता है, और हाइड्रोजन की तुलना में इनका भंडारण भी शायद थोड़ा आसान हो। और LNG का क्या? LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो एक तरह का आप कह सकते हैं ब्रिज फ्यूल है। मतलब पारंपरिक तेल से तो साफ है, पर पूरी तरह शून्य कार्बन नहीं है। अच्छा, एक संक्रमणकालीन ईंधन। हाँ, और बायोफ्यूल भी एक विकल्प है, लेकिन उनकी सप्लाई कितनी है और क्या वो वाकई सस्टेनेबल है, ये थोड़े मुश्किल सवाल हैं। ईंधन के अलावा जहाजों को और ज्यादा ऊर्जा कुशल बनाने पर भी तो काम हो रहा होगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो भी। जैसे जहाज के निचले हिस्से का डिजाइन, हल डिजाइन, उसको बेहतर बनाना। हवा की मदद लेना, जैसे पुराने जमाने में पाल होते थे। हाँ, पाल या फिर आजकल आधुनिक काइट्स भी इस्तेमाल हो रही हैं। हाँ, एयर लुब्रिकेशन सिस्टम भी हैं जो पानी में घर्षण कम करते हैं। और एक सबसे सीधा तरीका, जहाजों की रफ्तार कम कर देना, स्लो स्टीमिंग। हाँ, उससे भी काफी ईंधन बचता है। और छोटी दूरी के लिए जैसे फेरी वगैरह, वहां बिजली और बैटरी भी एक विकल्प बन रहे हैं। लेकिन बड़े मालवाहक जहाजों के लिए बैटरी, वो शायद अभी संभव नहीं है। नहीं, अभी तो नहीं। बैटरी का वजन और आकार एक बहुत बड़ी चुनौती है लंबी दूरी के लिए। और कार्बन कैप्चर, जहाज पर ही CO2 पकड़ लेना, ये कितना व्यावहारिक है? देखिए, सिद्धांत रूप में तो संभव है, पर जहाज पर जगह की कमी, अतिरिक्त वजन और ऊर्जा की जरूरत, इन सब वजहों से ये फिलहाल बहुत महंगा और प्रायोगिक ही है। तो सच तो यही है कि कोई एक जादुई समाधान नहीं है। कई अलग अलग तकनीकों और रणनीतियों को मिलाना होगा। जाहिर है चुनौतियां भी बहुत होंगी। सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? लागत। बिना किसी शक के हरे ईंधन अभी पारंपरिक ईंधन के मुकाबले काफी महंगे हैं, और शायद बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी नहीं है। बिल्कुल। और सिर्फ ईंधन की कीमत ही नहीं, इन नए ईंधनों के लिए बंदरगाहों पर पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन, फ्यूलिंग फैसिलिटीज, इसमें भारी निवेश लगेगा। नियम भी तो भी बनी रहे, अनिश्चितता होगी। हाँ, रेगुलेटरी अनिश्चितता एक बड़ा मुद्दा है। अलग अलग देश अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं, जिससे कंपनियों के लिए योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। और ये भी है कि कई सारी शून्य कार्बन तकनीकें अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेज में ही हैं। सही कहा। उन्हें लैब से निकालकर दुनिया भर के हजारों जहाजों पर लागू करना, ये एक बहुत बड़ा स्केल अप चैलेंज है। ये वाकई एक वैश्विक चुनौती है। हाँ, इसके लिए अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए होगा,
सरकारें, शिपिंग कंपनियां, बंदरगाह, ईंधन बनाने वाले, सबको साथ आना होगा। फिर भी कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ प्रगति तो हो रही है। हाँ, बिल्कुल। कई पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मार्क्स जैसी बड़ी कंपनी ने मेथनॉल से चलने वाला कंटेनर जहाज उतारा है। और सुना है कि रॉटरडैम, सिंगापुर जैसे बड़े बंदरगाह ग्रीन बंकरिंग हब बनने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये प्रमुख बंदरगाह भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। R&D में भी निवेश हो रहा है। तो आगे क्या चाहिए होगा? देखिए, सफलता के लिए शायद एक वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र की जरूरत होगी, ताकि साफ ईंधन अपनाना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। जो कंपनियां पहले कदम उठाएंगी उन्हें समर्थन देना होगा। और जैसा मैंने कहा, सरकारों, बंदरगाहों, जहाज निर्माताओं और ईंधन सप्लायर्स के बीच मजबूत सहयोग चाहिए। तो कुल मिलाकर ये वैश्विक शिपिंग को कार्बन मुक्त करना एक बहुत जटिल काम है, लेकिन है बहुत जरूरी। ये सिर्फ तकनीक, नियम या लागत का सवाल नहीं है, बल्कि एक व्यापक वैश्विक प्रयास का मामला है। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करती है। भविष्य में समुद्री व्यापार का स्वरूप कैसा होगा, जब जहाज शायद धीमी गति से चलेंगे, अलग तरह के ईंधन पर, जिनकी ऊर्जा घनत्व शायद कम हो। इसका हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ेगा? जो सामान हम तक पहुंचता है, उसकी उपलब्धता और कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आगे सोचने और शायद और रिसर्च करने की जरूरत है। वाकई सोचने वाली बात है। बहुत ही दिलचस्प मुद्दा। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा के लिए इतना ही।